ये क्लास 12 की हिंदी मीडियम की केमिस्ट्री क्लास है, जिसमें आप देख रहे हैं एनिलीन। एनिलीन जो कि एक एमीन एरोमेटिक एमीन खानदान का सदस्य है। इसको बनाने की विधि जो है हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है। आज इस लेक्चर्स में जो है एनिलीन के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो नया वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये अगले एनिलीन के जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, एसिलीकरण, एसिलीकरण जिसे एसाइलेशन कहा जाता है। देखिए एसिलीकरण में मुख्य बातें क्या होती हैं कि इसमें चाहे एसिटिल क्लोराइड की अपक्रिया कराइए और चाहे एसिटिक एनहाइड्राइड की अपक्रिया कराइए। एसाइलेशन में दो ही मेन बातें हैं कि एसिलीकरण में चाहे एसिटिक एनहाइड्राइड की अपक्रिया कराइए चाहे एसिटिल क्लोराइड की अपक्रिया कराइए, दोनों ही जो है एसिलीकरण कहलाते हैं। देखिए अगर हम सबसे पहले मान लीजिए C6H5NH2 एनिलीन है, ये आपका एनिलीन है। एनिलीन पर CH3COO CO CH3 एसिटिक एनहाइड्राइड की अपक्रिया कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ pyridine की उपस्थिति में। इसमें होगा क्या आप जानते हैं, यहाँ कहीं से काटोगे इसका एक हाइड्रोजन निकाल के यहाँ लगा दोगे, CH3COOH बन जाएगा। बार बार बताए हैं। अब बचेगा क्या, CH3CO है ही है और C6H5NH यहाँ पे है और इसको घुमा के इसी पे लगा देगा, बस ये बन जाएगा C6H5NH CO CH3 और प्लस CH3COOH। इसका नाम है एसिटेनिलाइड। इसको जानते ही हैं, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड। इसी तरीके से अगर आप मान लीजिए C6H5NH2 की क्रिया जो है हम CH3COCl एसिटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ pyridine की उपस्थिति में, तो इसमें एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ निकल जाएगा और ये घूमकर लग जाएगा, तो C6H5NH CO CH3 और प्लस HCl बन जाएगा। तो ये आपका वही है एसिटेनिलाइड बन जाएगा और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिल क्लोराइड। जब हम एनिलीन पर एसिटिक एनहाइड्राइड अथवा एसिटिल क्लोराइड की अपक्रिया कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ pyridine की उपस्थिति में, तो हमें एसिटिनालाइड प्राप्त होता है। यह अपक्रिया एसिटिलीकरण या एसाइलेशन जो है कहलाते हैं। अगला लोग कार्बन डाइसल्फाइड के साथ होती है। कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड। देखिए इसमें जो आपका एनिलीन है ये कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया करता है। कब करता है, इन प्रेजेंस ऑफ KOH की उपस्थिति में। तो इसमें देखिए ये आपका एनिलीन है C6H5NH2, ठीक, और एक और ले लो C6H5NH2, ठीक। कार्बन डाइसल्फाइड मतलब CH2 है ना, डबल बॉन्ड ये है CH2, ये ऐसे है CH2 और दो है, एक इधर लिखे एक इधर, तो बनता क्या है, ये H जो है इस S के साथ H2S बना लेगा। और सुनिए साथ में आप KOH लिए, क्या लिए है, हाँ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड,
तो बचेगा क्या, एक तो आपको दिख रहा है C6H5 NHCS C6H5 NHC डबल बॉन्ड S, और ये बन जाए C6H5 NH। इतना तो समझ में आया होगा। yes, sir. अब ये जो आपका H2S है, H2S यहाँ निकला है ना, यहाँ पे H2S बना है ये, yes, दो हाइड्रोजन एक S। अब ये आगे KOH खड़े हैं, तो जब आगे KOH खड़ा रहेगा तो मालूम है क्या होगा, ये K2S बना लेगा। क्या बना लेगा, K2S। तो दो OH बचेगा, और दो OH जो है दो H, मतलब H2O हो जाएगा। जी सर। तो ये आगे जब जाएगा तो ये बन जाएगा K2S और 2H2O। समझ में आया कि नहीं? नाम है डाइफेनिल थायोयूरिया। डाइफेनिल, देखो दो फेनिल समूह है, और NH2CO NH2 होता है ना, yes, sir. तो अब NH लगा, एक H के स्थान पे C6H5 लगा है, और ये CS है, CS थायो है, तो ये डाइफेनिल दो फेनिल हो गया, थायो हो गया, ये इसके लिए, और यूरिया पूरा दिख ही रहा है। yes, ठीक है। तो इस तरीके से जो है जब हम कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अपक्रिया कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ KOH की उपस्थिति में, तो हमें जो डाइफेनिल थायोयूरिया बनता है, इसका नाम है कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये है एनिलीन। अगला लिख लो डाई एजोटीकरण। डाई एजोटीकरण, डाई एजोटीजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। डाई एजोटीकरण से आप क्या समझते हो, कभी कभी पूछा गया है। तो डाई एजोटीकरण जो ये बनना है, तो ये ऐसे नहीं बनता। ये जो है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसको ठंडा किया जाता है, और ठंडे में जब अपक्रिया कराते हैं तब जो है डाई एजोटीकरण की अपक्रिया होती है। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले NaNO2 और HCl ये आपस में ठंडे में अपक्रिया करेंगे, तो जाहिर सी बात है HNO2 बना लेंगे, HNO2 प्लस HCl बना लेंगे। क्यों, अरे HCl है NaCl बनाएंगे। ये आपका ठंडे में HNO2 ये नाइट्रस एसिड है, नाइट्रस एसिड, और ये आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी मतलब ये दोनों आपस में ठंडे में क्रिया करेंगे। और फिर आपका है एनिलीन, ये आपका C6H5 NH2, ये जो है HCl और HNO2 के साथ जो है क्रिया करेंगे। कब करेंगे, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। N मिलके N2 बना लेंगे, yes, sir. और Cl मिलके Cl बना लेंगे, तो दो हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, 3 और 3 1 4, 2H2 बन जाएगा, C6H5 N2Cl हो जाएगा, और प्लस जो है और क्या बना है, 2H2O बन जाएगा। समझ में आ गया नहीं, कुछ हमने किया नहीं। ये नाइट्रोजन N2 हो गया, yes, और ये Cl N2Cl हो गया, और दो ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन, 1 2 4 हाइड्रोजन मिलकर 2H2O बना लेंगे। तो ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जिसे डाइएजोटीकरण कहा जाता है। ठीक है। और ये आपका यहाँ का ये नाइट्रस एसिड हो गया, और HCl था ही पहले से, और ये एनिलीन है। तो जब हम एनिलीन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में सोडियम नाइट्राइड के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर ठंडे में जो है अपक्रिया कराते हैं, तो हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। यह अपक्रिया डाइएजोटीकरण कहलाती है। अगले रिंग डाल लो, बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन क्रिया।
बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहले इसमें हाइलोजनीकरण, हाइलोजिनेशन। देखो अब बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन अभिक्रिया बता रहे हो तो जाहिर सी बात है बेंजीन रिंग तो बनाना ही पड़ेगा। अब जो भी अभिक्रिया बताएंगे बेंजीन रिंग बना के बताएंगे, ठीक। ये आपका एनिलीन है, एनिलीन। इस पर आप Br2 की क्रिया कराओगे, कुछ नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 2 4 6 देखो 3 जगह पे H निकलेगा, 6 Br है। यस सर। और 3 दूनी 6 ना, 6 में से 3 H 3 Br के साथ HBr बना लेगा। यस सर। और जहां जहां से निकलेगा हाइड्रोजन वहां वहां फिर जो है Br लग जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा, ऐसे रहेगा। ये NH2 रहेगा ही रहेगा, एक Br यहाँ लग जाएगा, एक Br यहाँ लग जाएगा, एक Br यहाँ लग जाएगा। इसका नाम है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ब्रोमो एनिलीन, एनिलीन और प्लस 3HBr। समझ में आया कि नहीं? पीला अवक्षेप होता है, कैसा होता है? हल्का पीला। हाँ, हल्का पीला अवक्षेप रहता है। लिख लो। जब हम हाइलोजनीकरण कराते हैं तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनता है। क्या है? सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन, ठीक। इसमें भी क्या है? वही है, एनिलीन होगा NH2 और इस पर जो है हम H2SO4 की अभिक्रिया कराएंगे। H2SO4 की शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की, कब? 180 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो इसमें भी वही होगा, H2SO4 है ना। यस सर। HOSO3H, ये OH नेगेटिव बनेगा और ये पॉजिटिव। तो ये यहाँ पे जो है पैरा पोजीशन पे कहाँ अटैक करेगा? पैरा पोजीशन पे जो है यहाँ का H निकलेगा, HOH मिलके H2O बना लेगा, ये वाला यहाँ लग जाएगा। तो ये आपका ये NH2 है ही है, ये SO3H यहाँ लग जाएगा और साथ में H2O बाहर। पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दूसरा नाम है सल्फाइनिलिक अम्ल, सल्फाइनिलिक अम्ल। तो इस तरीके से ये आपका एनिलीन है ही है। जब हम एनिलीन पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया 180 डिग्री सेल्सियस ताप पे कराते हैं तो पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। चलिए अगला देख लो, नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण, इसी में सर जी। हाँ, नाइट्रेशन। देखो इसमें जो है ये आपका एनिलीन है NH2, इस पर आप HNO3 की क्रिया कराओ। किसके? HNO3 की बस की बात रहता ही नहीं, और बेचारे जब तक H2SO4 डटी है ना तब तक ये अभिक्रिया नहीं कर पाते। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में HNO3 की अभिक्रिया कराएंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप जानते हैं ये NO2 है, ग्रुप बनेगा ना, HNO3 तभी तो हुआ। इसका OH निकलेगा और जहां कहीं लगेगा NO2 वहां से H मिल करके H2O बना लेगा। इसमें 3 पॉसिबिलिटी है, एक तो H2O निकला। अब समस्या ये है कि आर्थो पे जुड़ेगा कि पैरा पे जुड़ेगा कि मेटा पे जुड़ेगा। तो इसमें जो है तीनों जगह पे जुड़ेगा, आर्थो पे भी जुड़ सकता है, पैरा पे भी जुड़ सकता है और मेटा पे। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी जो है पैरा पे है, उसके बाद फिर जो है मेटा पे है, उसके बाद फिर जो है आर्थो पे है। तो ये ऐसे बनेगा, तीनों बना लो। एक तो NH2, ये NO2 हो जाएगा, दूसरा ऐसे भी हो सकता है, यहाँ NH2, ये NO2 हो सकता है, और तीसरा ऐसे भी बन सकता है,
ये NH2 रहेगा ही, यहाँ NO2 हो सकता है। ये पैरा पोजीशन पे पॉसिबिलिटी जो होती है 51% पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे जुड़ेगा, और मेटा पे के जो पॉसिबिलिटी 47% पॉसिबिलिटी, और ये आर्थो पर जो पॉसिबिलिटी है ये केवल 2% पॉसिबिलिटी है। बात समझ में आएगी नहीं? यस सर। यानी सबसे ज्यादा ये बनने का चांस है, अगर इसमें से चूकेगा तो ये बन जाएगा, मेटा बनेगा। आर्थो का केवल 2% चांस है, बने बने नहीं बनवे नहीं करे। समझ में आएगा नहीं? तो इस तरीके से ये एनिलीन पर जो है HNO3 की क्रिया होती है। एनिलीन के उपयोग यूजेज ऑफ एनिलीन। यूजेज ऑफ एनिलीन, एनिलीन के उपयोग। अगर हम एनिलीन के उपयोग की बात करें तो पहला उपयोग है रंजकों के निर्माण में, जो डाई होते हैं, कलर होते हैं, तो कलरों के निर्माण में, डाई के निर्माण में जो है उसका उपयोग किया जाता है। अगला है रबर को वल्कनीकृत करने में त्वरक के रूप में। जो रबड़ होता है, जो पेड़ों से रबड़ मिलते हैं, तो ये उतने जो है टिकाऊ नहीं होते। अगर उसका टायर बना दोगे तो बड़ी जल्दी घिस जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उसमें क्या करते हैं, सल्फर मिलाया जाता है, और सल्फर मिला करके उसको कठोरपन दिया जाता है कि ताकि ज्यादा चले। यो सर जी जो रबड़ आवत है, टायर आवत है, वो रबड़ और रबड़ नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, रबर से ही बनाया जाता है, बस इसमें सल्फर मिला करके इसको और कठोर किया जाता है। थोड़ा जो है रबड़ को ऐसे खींचोगे टूट जाएगा। यस सर। लेकिन जब इसमें सल्फर मिला करके उसको जो है इसका स्ट्रक्चर जो है जाल जैसा बनाया जाता है। तो जाल जैसा जब बांध दिया जाता है, उसमें सल्फर जब डाल देते हैं थोड़ा मोड़ा, तो वल्कनी के चिपका दिया जाता है, तब खींचोगे तो नहीं टूटेगा। ठीक है, तो ऐसे में इसको रबर को वल्कनीकृत, और रबर में सल्फर मिला करके उसको जो है मजबूत बनाना और वल्कनीकृत कहा जाता है, सल्फर मिलाना। ठीक है, तो रबर को वल्कनीकृत करने में त्वरक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड का नाम सुने हो। बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड से बहुत से ऑर्गेनिक पदार्थ बनाए जाते हैं, जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड बनाने में बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड का बहुत उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बहुत उपयोग करने में किसका उपयोग करते हैं, बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड बनाने में। और दूसरा जो है सिर्फ बेस बनाने में, ये सिर्फ बेस एग्जाम में पूछा गया, सिर्फ बेस बनाने में जो है एनिलीन का उपयोग जो है किया जाता है। और भी बहुत सारे यौगिक है, इन यौगिकों के निर्माण में जो है एनिलीन का उपयोग किया जाता है। तो ये तो थे एनिलीन आपका समाप्त।